नमस्कार। आज हम बात करेंगे राग रागिनी पद्धति के बारे में। राग रागिनी पद्धति जो है वो राग वर्गीकरण का ही एक प्रकार है। इसमें राग को और रागिनी को पुरुष और स्त्रीवाचक यानी पति पत्नी के रूप में, और राग पुत्र और पुत्रवधू यानी कि एक परिवार की तरह ये सारा कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जिसमें पति है, पत्नी है और उनके पुत्र पुत्री हैं, पुत्रवधू है या पुत्री है। तो इस वर्गीकरण में 4 मतों का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। पहला है शिव मत या सोमेश्वर मत, दूसरा है भरत मत, तीसरा कल्लिनाथ मत या कृष्ण मत, और चौथा है हनुमत मत। इन मतों के मानने वाले विद्वानों में मुख्य 6 रागों के बारे में भी मतभेद था। देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि 6 राग हैं और उसकी 36 रागनियाँ हैं। ठीक है, तो जो 6 राग इन्होंने माने हैं चारों ने, वो 6 रागों में भी इनमें मतभेद रहा है कि किसी ने कोई 6 राग माने हैं और किसी ने कोई 6 राग माने हैं। कुछ एक राग जो हैं कि वो सभी में कॉमन है, लेकिन कुछ एक रागों में उनमें भिन्नता पाई जाती है। अब वो किस तरह से है देखते हैं आगे। ये है पहला मत, शिव मत या सोमेश्वर मत। इसके 6 राग और 36 रागनियाँ इस प्रकार हैं। देखिए, इन्होंने जो 6 राग माने हैं वो है श्री, बसंत, पंचम, मेघ, भैरव और नटनारायण। अब इसके बाद अगर बात करें तो भरत मत की, तो भरत मत में भी श्री भी है, भैरव भी है, मेघ भी है, दीपक भी है, हिंडोल, मालकोंस। तो ये देखिए, हिंडोल और मालकोंस इसमें नहीं है, लेकिन उसमें है। इसी तरह से कल्लिनाथ या कृष्ण मत जो है उसमें मालकोंस नहीं है, भैरव की जगह भैरवी है। तो इस तरह से कुछ कुछ रागों में इनमें डिफरेंस है, किसी ने कुछ कोई और किसी ने कोई। लेकिन जैसे 2-3 जो राग हैं, जैसे मेघ हुआ, श्री हुआ, ये लगभग सभी मतों में हैं। अब प्रत्येक राग की 6 रागिनियाँ हैं। शिव मत में देखिए, आगे जब हम बात करेंगे तो प्रत्येक मत में 6 राग और 36 रागनियों का कॉन्सेप्ट नहीं है, 6 राग और 30 रागनी का कॉन्सेप्ट भी है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि किस मत में 6 राग 36 रागनी है और किस मत में 6 राग 30 रागनी है। ठीक है, तो शिव मत में है 6 राग और 36 रागनी। अब ये जो 6 राग हैं, अच्छा होगा, रागिनियों के नाम तो खैर नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन ये जो 6 राग हैं इनके नाम आप याद कर लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो शिव मत को जो मानने वाले हैं उनमें पंडित दामोदर जो हैं उनका नाम लिया जाता है, मैं विशेष रूप से, जिन्होंने संगीत दर्पण ग्रंथ लिखा है। इन्होंने 6 राग मानकर उनकी 6 रागनियाँ मानी हैं। ठीक है, तो 6 राग 36 रागनियों का इनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन कुछ विद्वान जो थे उन्होंने, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, कि 6 राग और 30 रागनियों का कॉन्सेप्ट मानते थे, कि वो हर राग की 5-5 रागिनियाँ मानते थे। शिव मत में तो 6 राग और 36 रागनियों का कॉन्सेप्ट है। लेकिन भरत मत और हनुमत मत जो है, अब आगे जो हम अभी पढ़ेंगे, उसमें 6 राग और 30 रागनियों का कॉन्सेप्ट माना गया है, यानी कि हर राग की 5-5 रागिनियाँ हैं। ये देखिए भरत मत। अब भरत मत में प्रत्येक राग की 5 रागिनियाँ हैं। अब इतना तो आप कैलकुलेशन समझ पाएंगे कि जब एक राग की 5 रागिनियाँ हैं तो 6 जब राग हैं तो 5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 6 पंजे 30, तो 30 रागिनियाँ हो गई। और 6 राग हैं मुख्य, तो 6 राग और 30 रागिनी, इस तरह से कॉन्सेप्ट है। तो आप इनके नाम ज़रूर, मुख्य रूप से तो यही पूछा जाता है कि 6 राग 30 रागिनी या 6 राग 36 रागिनियों का जो मत है वो किसका 30 रागिनी को मानता है और किसको 36 को मानता है, क्योंकि राग तो 6 ही माने हैं सभी ने, पर रागिनियों में डिफरेंस है। और अगर रागों के नामों में बात की जाए तो फिर रागों के नामों में भी भिन्नता आती है। तो ये आप ज़रा याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है कल्लिनाथ मत। इसमें भी 6 राग और 36 रागिनियाँ हैं। शिव मत और कल्लिनाथ,
इन दोनों में 6 राग 36 रागिनियाँ हैं, और भरत मत और हनुमत मत इसमें 6 राग और 30 रागिनियों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हनुमत मत हो गया जिसमें 6 राग और 30 रागिनियों का कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्रत्येक की 5-5 रागिनियाँ। अब जो प्राचीन ग्रंथकार थे इन्होंने किस आधार पर ये किया है, तो देखिए रागिनी के पुत्र और पुत्र वधू मानकर उनके परिवार को विस्तृत किया है, तो उन्होंने फिर इसके आगे का भी कॉन्सेप्ट रखा है। तो ये जो मत प्रचलित थे उस समय राग रागिनियों का जो स्वरूप था उस पर आधारित थे, किंतु आज के समय में तो इन सब कॉन्सेप्ट्स का, इन राग रागिनी पद्धति का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि आज के समय में तो ये प्रचलित ही नहीं है। आज के समय में तो हमें इनका स्वरूप भी नहीं पता है कि उस समय कैसा स्वरूप था। आज के समय में थाट राग पद्धति प्रचलित है, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है, पर चूंकि ये हमारे इतिहास की बात है, प्राचीन समय के संगीत से संबंधित ये बात है, तो ये संगीत विद्यार्थियों को पता होना आवश्यक है। प्राचीन जो राग रागिनी पद्धति है उसका खंडन सर्वप्रथम 1813 ईस्वी में पटना के मोहम्मद रजा नामक जो राजा थे उन्होंने अपने ग्रंथ नगमाते आसिफी में किया है। उन्होंने प्राचीन राग रागिनी पुत्र वधू की कल्पना को गलत और अवैज्ञानिक बताया, क्योंकि राग और उनकी रागिनियों के स्वरों में समता नहीं पाई जाती। ये उनके रिसर्च या थ्योरी का हिस्सा था कि रागिनियों के और रागों के स्वरों में जब समानता नहीं है तो वो कैसे एक परिवार के या एक समूह के हो सकते हैं। मोहम्मद रजा जो थे उन्होंने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना है। देखिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि सर्वप्रथम बिलावल थाट को शुद्ध थाट जो कहते हैं, कि बिलावल को थाट मानने का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम किसने दिखाया है, बताया, तो ये मोहम्मद रजा का नाम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय बिलावल थाट शुद्ध थाट नहीं हुआ करता था। काफ़ी थाट जो था वो शुद्ध थाट हुआ करता था प्राचीन समय में। इन्होंने ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आधुनिक समय के हिसाब से बिलावल थाट को शुद्ध थाट बताया था। उनके अनुसार राग और रागनियों के स्वरों में कुछ सामंजस्य अवश्य होना चाहिए। उन्होंने 6 राग और 30 रागनियों का अपना एक नवीन मत उस समय संगीतज्ञों के सम्मुख रखा। उन्होंने जो रागों के नाम रखे वो हनुमत मत से मिलते जुलते थे, लेकिन उनके स्वरों का जो था चुनाव वो अलग तरह का था। यह पद्धति भी काफ़ी समय तक प्रचलित रही उस समय जब आई, तो उसके बाद आधुनिक ग्रंथकारों द्वारा राग रागिनी पद्धति को छोड़कर थाट पद्धति का प्रचलन शुरू हुआ। तो देखिए प्राचीन ग्रंथकारों ने संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं से मानी है, और राग रागिनियों का संबंध पुरुष राग और स्त्री रागिनी के रूप में देव और देवी के रूप में ही मानकर उसका वर्गीकरण किया है। इन्हीं के राग रागिनियों के चित्र भी बनाए गए मध्यकाल में, राग रागिनी चित्रमाला करके, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये भी उन्होंने इसी आधार पर देवी देवता के आधार पर उनके स्वरूपों का निर्धारण किया और उनके चित्र बनवाए। जिस युग में जिस तरह के रागों का प्रचार था उसके आधार पर उस युग के विद्वान संगीत शास्त्र की रचना करते थे, किंतु संगीत परिवर्तनशील है, और आज के समय में जो रागे प्रचलित हैं, जो उनका स्वर समूह है, वो ज़रूरी नहीं कि उस समय जो प्रचलित रागे थे उसके जैसा हो, और ऐसा है भी नहीं। जो प्राचीन समय में जो रागे चल रही थी वो आज नहीं है। मान लीजिए कि अगर हम मालकोंस की बात करते हैं कि उस समय मालकोंस किस तरह का मालकोंस था, वो हमें आज पता नहीं है। आज हमारे यहाँ मालकोंस प्रचलित है, पर स्वरों में कहीं ना कहीं बदलाव आ गया होगा। समय के साथ बदलाव आ ही जाता है। तो देखिए जैसा कि इन्होंने बताया है कि मालकोंस के प्राचीन समय में शास्त्रों में मालव कौशिक, मालकोस, मालकोंस, मालकेस आदि नाम मिलते हैं। संगीत दर्पण के जो रचयिता हैं पंडित दामोदर जी, उन्होंने मालव कौशिक के स्वर सारे गमा पध निसा बताए हैं, लेकिन आज के समय में
जो मालकोंस है उसमें तो ऋषभ और पंचम वर्जित है। इसी प्रकार हृदय प्रकाश में हृदय देव जी ने सारे ग ध नि सा, यानी कि अब इन्होंने देखिए मध्यम और पंचम को वर्जित कर दिया है आरोह में, और सानी धम ग रे सा अवरोह में पंचम वर्जित कर दिया है। इस तरह से बताया है। तो देखिए राग का नाम तो वही है मालकोंस, लेकिन स्वरों में कैसे विभिन्नता हो गई है समय के साथ परिवर्तित होते होते। अब आज के समय में जो मालकोंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेपवर्जित होता है, सा ग म ध नि सा, उसमें भी गंधार धैवत और निषाद जो है वो कोमल लगाए जाते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे रागों के नाम हैं जो प्राचीन समय से मेल तो खाते हैं, लेकिन उनका स्वर जो विन्यास है या उनका जो चलन है या जो उनके स्वरों के चुनाव हैं वो अलग तरह के हैं, आज के समय के हिसाब से नहीं है। आज के समय में थाट राग पद्धति भारत में प्रचलित है और वही सर्वमान्य भी है। तो ये था आपका राग रागिनी पद्धति का टॉपिक, जो आज कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।